एक घने जंगल में एक आदमी फल तोड़ रहा था। उस आदमी का नाम आत्माराम था। आत्माराम आज बहुत थक गया था, क्योंकि वो रोज जंगल में आकर फल तोड़कर ले जाया करता था और वो फल बेचकर अपना घर चलाया करता था। आत्माराम की कोई संतान न थी। वो अकेला ही काम करके बहुत थक जाया करता था। हे ऊपर वाले, आज तो मेरी बस हो गई। इतनी थकन हो गई है, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। काश ऊपर वाले ने मुझे भी एक बेटा दे दिया होता, तो आज मेरे सारे काम वो झटपट कर देता और मैं आराम कर सकता था। परंतु क्या कर सकते हैं, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। जैसे ही आत्माराम पेड़ के किनारे सोने लगता है, तभी उसे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आती है। आत्माराम झट से खड़ा हो जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसको नदी के किनारे एक बच्चा नजर आता है। आत्माराम बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज देने लगता है। भगवान, अरे ओ भगवान, सुनती हो? देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। आत्माराम की पत्नी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। तभी वो आत्माराम के हाथ में एक बच्चा देखकर हैरान हो जाती है। ये किसका बच्चा लेकर आ गए आप? और ये आपको कहाँ से मिला? अरे सब्र करो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सब बता रहा हूँ। मुझे ये बच्चा नदी के किनारे मिला है। जब मैं थक हार कर नदी के किनारे बैठा था, तभी मुझे इस बच्चे के रोने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और हमें ये बच्चा दे दिया। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। हमें ये बच्चा अपने पास रख लेना चाहिए। आज से इसका नाम होगा अर्जुन। हाँ भगवान, तुम सही कहती हो। मुझे भी ये नाम बहुत अच्छा लगा है। परंतु इस बच्चे के साथ साथ ये ताज भी मुझे मिला। ना जाने ये ताज किसका है। अरे छोड़ो इस ताज को, हम बस अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं। और फिर आत्माराम और उसकी पत्नी उस बच्चे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बीस वर्ष बाद अर्जुन अब बड़ा हो चुका था और वो आत्माराम का सारा काम अकेले ही कर दिया करता था। आत्माराम अब पूरे समय घर में ही रहा करता था। अर्जुन सारे फल तोड़कर घर लाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ सुनो, सबसे अच्छे फल अलग कर देना, क्योंकि अभी रामू काका आने वाले हैं और वो महाराज के लिए फल लेकर जाएंगे। अच्छा होगा कि हम पहले ही सारे अच्छे फल अलग कर लें, वरना कुछ देर हो गई तो और भी सैनिक आ जाएंगे और वो मुझे और पिताजी को मारने लग जाएंगे। हाँ अर्जुन, तुम परेशान मत हो। आज रामू काका आएंगे और उन दुष्ट सैनिकों को हमारे घर में नहीं आने देंगे। रामू काका उन सब सैनिकों में अकेले ही अच्छे सैनिक हैं और वो तुम्हारे पिता के मित्र भी हैं। परंतु मुझे तो अपने पुत्र को देखकर बहुत गर्व होता है। अजी देखो, कैसे हमारा पुत्र बुद्धिमानी से सारे काम कर देता है, जैसे कोई राजकुमार हो। हाँ भगवान, तुम सही कहती हो। हमारा पुत्र तो है ही एक राजकुमार जैसा बुद्धिमान और सूझबूझ वाला वीर। परंतु अर्जुन बेटा, रामू काका एक अच्छे सैनिक हैं और वो मुझे बताते हैं वो सिर्फ मजबूर होकर ही इस दुष्ट राजा भल्ला सिंह के लिए काम करते हैं, क्योंकि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे। इतने में रामू काका वहाँ आ जाते हैं।
आत्माराम, क्या तुमने महाराज के लिए फल निकाल दिए हैं? हाँ, सारे फल बिल्कुल तैयार हैं। मैंने दुष्ट सैनिकों को तुम्हारे घर में घुसने से रोक दिया है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। ये सैनिक गांव में किसी के भी घर में घुस जाते हैं और जो चाहिए वो ले लेते हैं और सब कुछ राजा के घराने में पहुंचा देते हैं। सच पूछो तो मैं भी उस दुष्ट राजा भल्ला से बहुत परेशान हूँ। हमारे पहले के राजा महाराज सूर्या प्रताप सिंह थे। वो कितने दयालु, कितने अच्छे थे। चलो आत्माराम, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही रामू काका बाहर जा रहे थे तभी उनकी नजर उस ताज पर पड़ती है। आत्माराम, तुम्हें ये ताज कहाँ से मिला? मुझे ये ताज अर्जुन के साथ मिला था। जिस टोकरी में अर्जुन था उसी टोकरी में ये ताज भी था। रामू काका बगैर कुछ बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब अर्जुन फल तोड़कर घर वापस आता है तो रामू काका भी वहाँ आ जाते हैं और उनके साथ कुछ सैनिक भी आ जाते हैं। अर्जुन को देखते ही रामू काका बोलते हैं, सैनिकों, ये वही है, इसे बंदी बना लो। अर्जुन, सीता और आत्माराम ये सुनकर डर जाते हैं। क्या हुआ रामू काका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है वो तुम्हें राजमहल पहुंचकर ही पता चलेगा। रामू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मेरे इतने पुराने मित्र हो और ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? और तुम अर्जुन को कहाँ ले जा रहे हो? ओ बुड्ढे, पीछे हट। आज के बाद मुझे अपना मित्र कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू और मेरा मित्र, मैं महाराज भल्ला सिंह का खास सैनिक हूँ और मुझे महाराज ने आदेश दिया है कि इस दुष्ट अर्जुन को महाराज के सामने इसी समय पेश किया जाए। अब हट जा मेरे रास्ते से, वरना यही तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। सैनिकों, ले चलो इस दुष्ट को। परंतु हमें बताओ तो हमसे क्या गलती हुई है? हे ऊपर वाले, अर्जुन को बचा ले। सैनिक अर्जुन को महाराज के महल में ले जाते हैं। राजा भल्ला सिंह अर्जुन को देखकर आश्चर्य से पूछता है, रामू, क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही लड़का है? जी हाँ महाराज, ये वही है। इसके बाप को ये लड़का उसी नदी के किनारे ताज समेत मिला था जहाँ आपने इसके माता पिता का वध किया था। अच्छा, तो चलो आज इसको भी खत्म कर ही देते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अवश्य महाराज, अवश्य। आपका हुक्म सर आंखों पर। परंतु मैं सोच रहा था क्यों ना इस बेचारे को इसके असल माता पिता के बारे में बताकर इसको मृत्यु दंड दिया जाए। ऐसे तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको क्यों मारा जा रहा है। अवश्य रामू, अवश्य। हमें तुम्हारी सूचना बहुत पसंद आई, तो आज हम इसे इसी की कहानी सुनाते हैं। महाराज, महाराज, हम पर दया करें महाराज। आपकी दया के चर्चे तो पूरे साम्राज्य में होते हैं, परंतु आपके होते हुए हम गरीब किसानों पर अन्याय हो रहा है। हाँ, क्या हो गया है आपको? आपकी ये हालत किसने की? हमें नाम बताइए, किसने आपके साथ ये अन्याय किया है? हम उस दुष्ट को बराबर सबक सिखाएंगे। महाराज, मैं एक किसान हूँ और मैं गंदुम और चावल उगाता हूँ, परंतु आपका भाई भल्ला सिंह मेरी सारी उगाई हुई अनाज ले गया और जब मैंने उसे दूसरे किसानों के साथ मिलकर रोकने की कोशिश की तो उसने किसानों पर सैनिकों से डंडे पड़वाए और हम पर अत्याचार करते हुए कहा, तुम 2 कौड़ी के गरीब किसानों की इतनी हिम्मत, तुम हमारे खिलाफ आंदोलन करोगे? याद रखो, ये सारा साम्राज्य हमारा है, यहाँ की सारी जमीनें भी हमारी ही हैं और इस जमीन पर जो भी अनाज उगेगा वो सब भी राजघराने जाएगा। और अगर कोई महाराज के पास गया तो उस मूर्ख को पहले मेरी तलवार के नीचे से जाना होगा, मतलब मृत्यु दंड। महाराज,
भल्ला सिंह के खिलाफ तो कोई नहीं बोल पा रहा, परंतु मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी जिंदगी बहुत कम रह गई है, तो मैं हिम्मत करके छुप छुपा के बहुत दिक्कत से आपके पास अपनी फरियाद सुनाने आया हूँ। हम पर दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। ये सुनकर महाराज सूर्य प्रताप बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर सैनिकों को हुक्म देते हैं। सैनिकों, अभी इसी क्षण भल्ला सिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। और यूँ महाराज की आज्ञा अनुसार भल्ला सिंह को राजमहल में लाया जाता है। बूढ़े आदमी को सामने देखकर भल्ला सिंह के पसीने छूटने लगते हैं और महाराज क्रोधित होकर कहते हैं, भल्ला सिंह, क्या तुमने इस बूढ़े आदमी पर अत्याचार करके इनका सारा अनाज इनसे छीन लिया? महाराज, मैं तो बस इसको सबक सिखाना चाह रहा था। महाराज के सामने भल्ला सिंह की बोलती बंद हो जाती है और वो खामोश खड़ा हो जाता है। तो फिर तय हुआ, तुम अभी इस बूढ़े आदमी से क्षमा मांगोगे और तुरंत इन सब किसानों का अनाज इन्हें वापस करोगे। किंतु महाराज, किंतु परंतु कुछ नहीं, हमारी आज्ञा अनुसार क्षमा मांगो और अनाज वापस करो, और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। महाराज से डरकर भल्ला सिंह उस किसान से क्षमा मांगता है और ऐसे भल्ला सिंह का बहुत अपमान हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सभी महाराज के लिए उपहार लाए थे, क्योंकि आज महाराज अपने पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप का राज अभिषेक करने वाले थे और महाराज के बाद उनके पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप ही राजपुर के अगले महाराज होने वाले थे। भल्ला सिंह ये सब कुछ देखकर बहुत जल रहा था और वो मन ही मन महाराज के परिवार के लिए षड्यंत्र रच रहा था। तभी महाराज सूर्य प्रताप सभी लोगों को ऊंची आवाज में कहते हैं, आज के इस शुभ अवसर पर हमने आप सभी को खुशखबरी सुनाने के लिए आमंत्रित किया है। आज हम सभी मंत्रियों और सभी सैनिकों के सामने घोषित करते हैं कि हमारे बाद इस पूरे साम्राज्य की बागडोर संभालेंगे हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप सिंह। वही आपके अगले राजकुमार होंगे। सभी महाराज की इस सूचना से बहुत खुश थे, परंतु भल्ला सिंह खामोश खड़ा जल रहा था। कुछ समय बाद महाराज अपनी महारानी और अपने राजकुमार के साथ अपने कक्ष में थे। तभी भल्ला सिंह वहाँ पर आता है। महाराज को बधाई हो, महाराज को बधाई हो। महाराज, आज के शुभ अवसर पर मैंने देखा सबने आपको उपहार दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं आपको जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उपहार दूं। क्या आप मेरा उपहार स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं भल्ला सिंह, आप हमारे भाई हैं। आपका उपहार हम अवश्य स्वीकार करेंगे, परंतु हमें खुलकर बताएं किस तरह का उपहार देना चाहते हैं। असल में महाराज, मैं कुछ दिनों से जंगल जा रहा हूँ। वहाँ पर एक धोनी बाबा हैं, जो किसी को अगर एक बार आशीर्वाद दे दें तो वे सदा सुखी और सफल रहता है। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ चलें और राजकुमारी और राजकुमार को भी साथ लेकर चलें, ताकि आपके पूरे परिवार को उस धोनी बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है हमारे भाई, हम अवश्य तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। महाराज महारानी के साथ राजकुमार को भी लेकर भल्ला सिंह के साथ बीच जंगल में पहुंच जाते हैं और महाराज सूर्य प्रताप भल्ला सिंह को कहते हैं, भल्ला, कहाँ है वो धोनी बाबा? हमें तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कौन सा धोनी बाबा? यहाँ कोई बाबा नहीं है। मैं तो यहाँ तुम्हें मारने लाया हूँ। तुमने मेरा बहुत अपमान कर लिया। अब मैं बनूंगा राजपुर का महाराज और तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आज यहीं दफन हो जाएगा। सैनिकों, मार दो इस दो कौड़ी के राजा को और इसके पुत्र को भी यहीं खत्म कर दो। क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी पेड़ों के पीछे छुपे हुए सैनिक बाहर निकल आते हैं और महाराज सूर्य प्रताप को मारने लगते हैं।
और तभी ये सब देखकर महारानी महाराज सूर्य प्रताप का ताज उठाकर और राजकुमार को लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। महारानी को एक तीर लग जाता है, परंतु वो हिम्मत करती हैं और उठकर दोबारा भागने लगती हैं। महारानी टोकरी में राजकुमार और उस ताज को रखकर उस टोकरी को नदी में बहा देती हैं। तभी भल्ला सिंह वहां आता है और महारानी को दूसरा तीर भी मार देता है। इसी कारण महारानी की वहीं मृत्यु हो जाती है। राजकुमार चंद्र प्रताप, उस दिन तो तुम मुझसे बच गए थे, परंतु आज इस ताज की वजह से तुम मेरे शिकंजे में आ गए हो। आज महाराज सूर्य प्रताप का आखिरी वंशक भी मिटा दूंगा। रामू, मार दो इसको। इस दो कोड़ी के राजकुमार को मार डालो। अवश्य महाराज, मैं इस मूर्ख को अभी मार डालता हूँ। परंतु महाराज, मुझे तो आज पता चला कि मैं महाराज सूर्य प्रताप का पुत्र हूँ। मैंने तो बचपन से अपना माता पिता आत्माराम और सीता माँ को माना है। मुझे इस राजा सूर्य प्रताप से क्या लेना देना। महाराज, आप ये ताज अपने पास रख लीजिए। मैं तो उल्टा आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे महल में आने का मौका मिला। मैं तो सारी जिंदगी यही ख्वाब देखता था और कभी इस खूबसूरत महल को अंदर से नहीं देख पाता। इस एहसान के बदले मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। अच्छा, कैसा उपहार? असल में महाराज, मैं 20 वर्षों से जंगल में रहा हूँ और रोज मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिस पर एक विशेष और महत्वपूर्ण फल लगा हुआ है। मैंने सुना है कि वो फल जो भी खाएगा वो इस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान मनुष्य बन जाएगा। महाराज, मैं चाहता हूँ आप वो फल खाएं ताकि आप सालों तक इस साम्राज्य पर राज कर सकें। अर्जुन एक महाराज का बेटा होने की वजह से बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। तभी वो भल्ला सिंह को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और भल्ला सिंह भी उसकी बातों में आ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर देख लेते हैं। अगर वहाँ वो फल मिल जाता है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हारा खेल खत्म। अर्जुन भल्ला सिंह को जंगल की तरफ ले जाता है। रामू काका भल्ला सिंह की जान की रक्षा करने के लिए उनके साथ जाते हैं। अर्जुन जंगल के बीचों बीच जाकर रुक जाता है और कहता है, महाराज देखिए, यही वो पेड़ है। जब भल्ला सिंह ऊपर देखता है तो उसे वो विशेष फल नजर आ जाता है। महाराज, आप मुझे अपनी तलवार दे दो, मैं अभी ऊपर चढ़कर ये विशेष फल आपको लाकर देता हूँ। क्या तुमने हमें इतना मूर्ख समझा है? अभी हम तुम्हें अपनी तलवार दे दें ताकि तुम हमें मार डालो। मैंने तो सोचा था कि तुम में सूर्य प्रताप के गुण होंगे, परंतु तुम तो भोंदू निकले। रामू, जाओ हमें वो फल ला कर दो। ये फल खाकर हम इस दो कोड़ी के राजकुमार को भी मार डालेंगे ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी रामू काका पीछे से तलवार निकालकर भल्ला सिंह की कमर में घोंप देते हैं और भल्ला सिंह अचानक से चौंक जाता है। क्यों रामू, क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमेशा से ये दुष्ट सारे गांव वालों पर अत्याचार कर रहा था। मैं इसलिए चुप था क्योंकि कोई आशा ना थी, परंतु अर्जुन, तुम्हें देखकर मुझ में आशा की किरण जाग गई और मुझे वो दिन याद आ गया जब हमारे महाराज सूर्य प्रताप सिंह ने तुम्हें हमारा होने वाला राजा घोषित किया था। उस दिन तुम्हारे घर वो ताज देखकर मैं समझ गया था कि अब मुझे क्या करना है। तभी उस दिन मैंने आत्माराम और सीता पर शोर किया क्योंकि मुझे सैनिकों से सब कुछ छुपाना था और वो मेरे साथ थे। अर्जुन, जब इसी जंगल में तुम्हारे असल माता पिता का वध हुआ तो उस समय मैं इन सैनिकों में ही था, परंतु मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा। अर्जुन, अब तुम ही हमारे राजा हो। ऐसे दुष्ट भल्ला सिंह अपने अंजाम को पहुंचता है और वो वहीं मर जाता है।
उसके बाद अर्जुन और रामू काका वापस राजमहल चले जाते हैं। राजकुमार अर्जुन ने पूरे राज्य की बागडोर संभाल ली थी। वो अपने माता पिता के साथ राजमहल में रहा करते थे। रामू काका राजकुमार अर्जुन के खास सैनिक थे। एक अच्छे राजकुमार के कारण अब पूरा राज्य तरक्की करने लगता है और सभी खुश हो जाते हैं।